नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। जैसा कि कल गुप्त काल का प्रथम पार्ट आपको उपलब्ध हुआ था, इसी क्रम में यह दूसरा पार्ट है जिसमें हम सभी गुप्त काल के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जितने भी गुप्त काल के महत्वपूर्ण शासक तथा उनके द्वारा जितने भी उपाधियां या फिर जितने युद्ध हैं, प्रमुख प्रशासनिक घटना विवरण है, सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है। 375 से लेके 415 एडी तक इनका शासन था। इनकी कुछ उपाधियां थी, ठीक है, जैसे विक्रमादित्य, ये सबसे प्रसिद्ध उपाधि है। इसके अलावा इन्होंने सिंह हंता सिक्के चलाए थे, ठीक है। याद रखें, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक बाघ हंता सिक्के मिलते हैं और एक सिंह हंता सिक्के मिलते हैं। तो याद रखिए, जो बाघ हंता सिक्के थे वो समुद्रगुप्त द्वारा चलवाए गए थे, लेकिन जब हम सिंह हंता सिक्के की बात करते हैं तो सिंह हंता सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा चलवाए गए थे। तो याद रखिए, सिंह हंता सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा ये चलवाए गए। और प्रथम बार शादी की मुद्राएं इनके द्वारा चलवाई गई थी। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध उपाधि थी वो थी सकारी, अर्थात शकों को नष्ट करने वाला। और शकों को नष्ट करने के उपलक्ष्य में इन्होंने जीतमार नामक चांदी का सिक्का भी चलाया था, ठीक है। परम भागवत भी इनकी उपाधि थी और ये विष्णु के उपासक थे, इसलिए इन्होंने अपनी उपाधि परम भागवत रखी। इसके अलावा राजर्षि, ठीक है, देवगुप्त, ये भी उपाधियां थी। तथा इनकी जो सबसे प्रिय उपाधि थी वो थी देवराज, ठीक है। ये अपने आप को देवराज कहलाना पसंद करते थे। तो पूछा जाए देवराज किसकी प्रिय उपाधि थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की प्रिय उपाधि थी देवराज, ठीक है। इसके अलावा सहसांक एवं देवश्री भी इनकी उपाधियां थी, ठीक है। अब हम चंद्रगुप्त के बारे में देख लेते हैं, इनके वैवाहिक संबंधों के बारे में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन्होंने दो विवाह किया, ठीक है। एक ध्रुव देवी के साथ और एक कुबेर नागा के साथ। याद रखिए, जब मैंने आपको इंट्रो में बताया था मैप के थ्रू कि इन्होंने नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो याद रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने कुबेर नागा के साथ विवाह किया। वो नागवंशीय कन्या थी, ठीक है। और इनसे एक पुत्री हुई जिसका नाम था प्रभावती। आगे चल के हम देखते हैं कि जो प्रभावती होती हैं, इनका विवाह रुद्रसेन तृतीय के द्वारा किया जाता है, जो कि वाकाटक वंश के एक प्रतापी शासक थे, ठीक है। तो रुद्रसेन तृतीय की विवाह जो होता है वो प्रभावती के साथ होता है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री होती हैं, ठीक है। और बात करते हैं ध्रुव देवी। तो ध्रुव देवी के से इनके दो संतानें होती हैं, एक है कुमार गुप्त, एक है गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त का कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता, लेकिन आगे चल के हम कुमार गुप्त का वर्णन हम देखते हैं, ठीक है। कुमारगुप्त का विवाह अनंत देवी के साथ होता है, ठीक है। ये 3 स्टार का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है यूपी पीसीएस में मिलाने के लिए, ठीक है। अनंत देवी का विवाह किसके साथ होता है? कुमारगुप्त के साथ होता है। और इसका साक्ष्य कहाँ है? तालगुंड अभिलेख से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और कदम्ब नरेश काकुस वर्मन की पुत्री के साथ भी इनका वैवाहिक संबंध स्थापित होता है कुमारगुप्त का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख। कुछ अभिलेखों की जानकारी मिलती है, जैसे एक है मथुरा अभिलेख, ठीक है। याद रखें, मथुरा अभिलेख जो कि इनका प्रथम अभिलेख माना जाता है। दूसरा है उदयगिरी अभिलेख, जो कि वीर सेन संधि विग्रह से इसकी चर्चा मिलती है। और तीसरा है सांची का अभिलेख, ठीक है, जिसमें इनके सेनापति आमका देव की चर्चा मिलती है, ठीक है। तो याद रखें, मथुरा अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख और सांची का अभिलेख। अन्य अभिलेखों में गढ़वा का अभिलेख और मेहरौली का लौह स्तंभ सबसे प्रसिद्ध है। याद रखिए, मेहरौली का लौह स्तंभ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए मेहरौली के लौह स्तंभ को देखते हैं। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है, यह व्यास नदी के किनारे हिमाचल प्रदेश में स्थित था। बाद में जो दिल्ली के संस्थापक थे अनंगपाल तोमर, ठीक है, तोमर वंश के जो शासक थे अनंगपाल तोमर, इन्होंने दिल्ली में इसे स्थापित कराया। उसके पहले यह कहाँ था? व्यास नदी के किनारे हिमाचल प्रदेश में मेहरौली का लौह स्तंभ स्थित था, ठीक है। इसमें मिलता है कि विष्णुपाद पर्वत पर विष्णु ध्वज लहराया चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, ठीक है। विष्णुपाद पर्वत पर विष्णु ध्वज लहराया, अर्थात ये विष्णुपाद पर्वत कहाँ पे है? वर्तमान का हिंदू कुश पर्वत, ठीक है, हिंदू कुश पर्वत। इससे यह पता चलता है कि जो
गुप्त वंश का साम्राज्य था वो वर्तमान में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, तो विष्णुपाद पर्वत को ही हिंदू कुश पर्वत वर्तमान में कहते हैं। इसके अलावा दिल्ली में कुतुब मीनार के सामने प्रांगण में इसे स्थापित करवाया था अनंगपाल तोमर ने। ठीक है, चंद्र नामक राजा का यहाँ पे वर्णन मिलता है, और यह वर्णन बताता है कि पूर्वी बांग्लादेश, ठीक है, और बाहली प्रांत अर्थात अफगानिस्तान जो था, इस पे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने इस पे विजय प्राप्त की थी। ठीक है, यानी कि पूर्व के क्षेत्र में बांग्लादेश और पश्चिम के क्षेत्र में बहालीक यानी कि वर्तमान अफगानिस्तान तक इनका शासन जो है वो फैला हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय राजधानी। याद रखिए उज्जैन इनकी द्वितीय राजधानी थी और इसे साहित्यिक राजधानी भी का भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि उज्जैन में ही इनके नवरत्न रहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में इनके नवरत्न कहाँ रहते थे? उज्जैन में रहते थे। हम नवरत्नों की चर्चा करते हैं कि इनके नवरत्न कौन कौन से थे। याद रखें, सबसे प्रसिद्ध है कालिदास, जो कि महाकवि थे। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महाकाव्यों की रचना की कालिदास ने। तो कालिदास महाकवि। अमर सिंह, ये अमर कोश नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना की तथा कोषागार प्रमुख थे। धन्वंतरी जी की बात करें तो ये चिकित्सक थे। वराहमिहिर, ये खगोल शास्त्री थे। वरुरुचि की बात करें तो व्याकरणाचार्य। बेताल भट्ट, इनकी कथा प्रसिद्ध देखने को मिलती है। ठीक है, विक्रम बेताल, तो याद रखिए जो बेताल भट्ट थे ये जादूगर थे। छपड़क की बात करें तो छपड़क जो थे वो रत्न फलक ज्योतिष थे। शंकु वास्तुकार थे। याद रखिए शंकु जो थे वो वास्तुकार थे और वो भवन निर्माण विशेषज्ञ भी थे। ठीक है, ठीक है, शंकु जो थे भवन निर्माण विशेषज्ञ भी थे। बात करें घटकर्पर की तो ये घटकर्मण जो थे वो कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, अर्थात ये युद्ध एवं संधियों का नेतृत्व करते थे घटकर्पर। ठीक है, तो याद रखिए ये इनके नौरत्न हैं। ठीक है, नौरत्न यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं चीनी यात्री फायान। गुप्त वंश के बारे में हमें चीनी ग्रंथों से भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो गुप्त काल का यात्रा विवरण फायान ने प्रस्तुत किया अपनी पुस्तक फोकोकी में। ठीक है, फोकोकी, ये 15 वर्षीय यात्रा वृतांत था, क्योंकि जो फायान था वो 15 वर्ष तक भारत में रुका था। ठीक है, चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय 399 एडी से लेकर 415 एडी तक 15 वर्ष तक ये भारत में रहा। ठीक है, फायान के बचपन का नाम क्या था? कुड था। ठीक है, याद रखें। और जन्म इसका हुआ था बुवांग, चीन के बुवांग प्रांत में इसका जन्म हुआ था। और इसके जो आने का प्रमुख कारण था वो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना तथा बौद्ध तीर्थ स्थलों का अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, और फोक की इसकी जो पुस्तक है उसमें मध्य देश का वर्णन, मध्य देश वर्तमान हिंदुस्तान को मध्य देश कहते हैं, तो इसका वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अन्य प्रमुख तथ्य इसके बारे में जान लेते हैं। जो फायान था वो स्थल मार्ग से आया था लेकिन जल मार्ग से वापस चला जाता है। याद रखें ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह से, ठीक है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से वापस जाता है। ठीक है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से या वापस चला जाता है अपने देश चीन। ठीक है, और इसे जो चीनी शासक ताइसुंग के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, कौन किसने भेजा था? ताइसुंग ने इसे भेजा था। 15 वर्ष भारत में भ्रमण किया और एक पुस्तक लिखी जिससे भारत के बारे में विस्तार से बताया। ठीक है, तो फोकोकी के जो पुस्तक उसमें भारत के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। आगे देखते हैं कि अपनी पुस्तक फोकोकी में फायान ने क्या क्या बताया है। ठीक है, अब फायान ने बताया कि तत्कालीन गुप्त साम्राज्य में, ठीक है, समाज में ब्राह्मणों का बोलबाला था। ठीक है, ब्राह्मण मांसाहारी नहीं थे, वे लहसुन और प्याज जैसी चीजें का सेवन नहीं करते थे। ठीक है, फायान ने पाटलिपुत्र के विशाल महल को देखकर कहा कि यह दैत्यों के द्वारा बनवाया गया है। अर्थात यह इतना भव्य और इतना विशाल महल था कि उसे यकीन नहीं हुआ कि यह इंसानों के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को देखकर उसने कहा कि यह दैत्यों के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, चांडालों का यहाँ पे विस्तृत वर्णन मिलता है। चांडाल जो थे वो अछूत माने जाते थे और दंड विधान जो था वो कठोर नहीं था। ठीक है, विनिमय प्रणाली के लिए कौड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, विनिमय प्रणाली के लिए कौड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। दंड विधान जो था वो कठोर नहीं था, यदि कोई 2 बार राजद्रोह करता था तो उसका हाथ काट दिया जाता था। ठीक है, दंड विधान के रूप में इतना ही था
किसी को मृत्युदंड मुश्किल से ही दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। 415 एडी से लेके 455 एडी तक इनका कालक्रम रहा। उपाधि क्या थी, याद रखें, महेंद्रादित्य, राजमहेंद्र, श्री महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र, इनकी उपाधियां थी। ठीक है, तो याद रखिए जितनी भी उपाधियों में महेंद्र आएगा वो उनकी किसकी उपाधियां थी, कुमारगुप्त प्रथम की थी। इसके समय में हूणों का प्रथम आक्रमण हुआ। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाए हूणों का सबसे पहला आक्रमण किसके काल में हुआ, तो कुमारगुप्त प्रथम के काल में। अन्य उपाधियां क्या क्या थी, पृथ्वीपति और पृथ्वी वैवत। ठीक है, ये कुमारगुप्त प्रथम की उपाधियां थी। कुमारगुप्त प्रथम के जो पिता थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, और ये जो कुमारगुप्त थे ये ध्रुव देवी की संतान थी। ठीक है, याद रखें, कुमारगुप्त का विवाह अनंत देवी के साथ हुआ और देवकी पुत्र के साथ भी हुआ। ठीक है, अनंत देवी से इनका पुत्र हुआ पुरुगुप्त, जबकि देवकी पुत्र से इनका पुत्र होते हैं स्कंदगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त एक विशेष कार्य के लिए जाने जाते हैं जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी ये जाने जाते हैं। फायान की पुस्तक में हमें जानने को मिलता है कि लगभग 10,000 विद्यार्थी जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तथा 3 पुस्तकालय थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय थी जिसे आगे चल के बख्तियार खिलजी जला देता है। ठीक है, और इन 3 पुस्तकालयों का नाम है रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तीनों लाइब्रेरी का नाम था रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। यहाँ पे पुस्तकें रखी हुई थी। ठीक है, रखी जाती थी। कुमारगुप्त के बारे में हम अन्य चीजें देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा जो थी वो अनिवार्य थी, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी चाहे वो दर्शन का विद्यार्थी हो या फिर शस्त्र या शास्त्र का, ठीक है, उसे चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा अवश्य लेनी पड़ती थी। पुष्यमित्र जो थे उनके समय सॉरी, पुष्यमित्र जनजाति का इसके समय में आक्रमण होता है जिसका हमें उल्लेख भीतरी अभिलेख से मिलता है। ठीक है, स्कंदगुप्त, ठीक है, जो कि पुत्र था कुमारगुप्त का, ठीक है, ने विद्रोह को दबाया। ठीक है, जो पुष्यमित्र जनजाति का विद्रोह हुआ उसे स्कंदगुप्त के जो पुत्र थे कुमारगुप्त के जो पुत्र थे स्कंदगुप्त, उन्होंने इस विद्रोह को दबाया था। ठीक है, गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख 18 अभिलेख कुमारगुप्त के समय में हमें देखने को मिलते हैं। यदि बात करें सिक्कों की, तो 2 प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त ने चलवाए। एक है मयूर प्रकार के सिक्के, दूसरे हैं कार्तिकेय प्रकार के सिक्के। ठीक है, 2 प्रकार के सिक्कों का इन्होंने प्रचलन किया। राजस्थान के भरतपुर बयाना नामक क्षेत्र में गुप्तकालीन सिक्कों का हमें ढेर देखने को मिलता है। लगभग वहां से 623 सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रमुख तत्व हमें देखने को मिलता है कि सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुमारगुप्त के शासनकाल में चलवाए गए थे। स्कंदगुप्त की कुछ उपाधियां देखते हैं कि इन्होंने हूणों को पराजित किया था। आगे चल के इन्होंने क्रमादित्य और सक्रोपम नामक उपाधियां धारण की। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है वो कहोम नामक अभिलेख से देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो स्कंदगुप्त की उपाधियां क्या है, क्रमादित्य और सक्रोपम। ठीक है, और हूणों को इन्होंने पराजित भी किया था, इसलिए स्कंदगुप्त को विशेषता जाना जाता है। हूणों का आक्रमण हुआ। ठीक है, हूणों का भारत में 3 बार आक्रमण हुआ, एक खुशनवाज के समय, एक तोरमाड़ के समय, और आगे चल के जो तीसरा आक्रमण होता है वो मेहर कुल का आक्रमण होता है। ठीक है, यदि बात करें खुशनवाज और तोरमाड़ दोनों को हराता है। ठीक है, और इसकी जानकारी जो मिलती है कहाँ से मिलती है, भीतरी अभिलेख से मिलती है, और साथ ही साथ जो है रुद्रदाम जूनागढ़ अभिलेख है वहां से भी हमें यह जानकारी मिलती है। ठीक है, मेहर कुल की बात करें तो मेहर कुल जो था यह तीसरी बार भारत में आक्रमण करता है, और नरसिंह गुप्त विक्रमादित्य ने इसे मेहर कुल को हराया था। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय कुछ विशेष चीजें हमें जानने को मिलती हैं कि पूछा जाए सबसे अशुद्ध सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए थे, तो सबसे अशुद्ध सोने के सिक्के जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में चलाए गए। अयोध्या को राजधानी इन्होंने बनाया था। चीनी शासक के दरबार में लगभग 466 एडी में, ठीक है, इन्होंने राजदूत भी भेजे थे। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो यहां से हमें देखने को मिलता है कि जो पर्णदत्त होता है, ठीक है, इसे राज्यपाल बनाया जाता है। याद रखिए, पर्णदत्त का जो पुत्र था उसका नाम चक्रपालित था। ठीक है, इतिहास में इसका भी जो प्रमुख रोल रहा है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में देखते हैं कि विष्णु मंदिर की स्थापना की थी
सुदर्शन झील के समीप विष्णु मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है। अन्य शासकों की बात करते हैं तो पुरुगुप्त। ठीक है, पुरुगुप्त जो था वो बौद्ध मतानुयायी था। सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला जो गुप्त शासक था वो था पुरुगुप्त। ठीक है, तो ये आगे चल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पूछा जा सकता है सबसे अधिक उम्र में कौन सा गुप्त शासक शासक बना। तो याद रखिए पुरुगुप्त जो है वो सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला व्यक्ति था। ठीक है, और उपाधि इसकी थी प्रकाशादित्य। नेक्स्ट देखते हैं बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त के पश्चात आता है कुमारगुप्त द्वितीय, फिर आता है नरगुप्त। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है नरसिंह गुप्त बालादित्य। ये किस लिए जाना जाता है? ये शैव मतानुयायी था और इसी के समय मेहर कुल का आक्रमण होता है। ठीक है, और यह जो हूणों का जो तीसरा आक्रमण होता है मेहर कुल के नेतृत्व में, जिसे नरसिंह गुप्त बालादित्य हरा देता है। आगे चल के देखते हैं तो भानुगुप्त का शासन आता है। ठीक है, और भानुगुप्त इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ इनके शासन काल में 510 एडी में हमें एरण अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। एरण अभिलेख से हमें पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की लड़ती हुई मृत्यु हो जाती है तथा इनकी पत्नी जो थी वो इन्हें लेके सती हो जाती है, तो हमें सबसे पहले 510 ईस्वी में एरण अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है कुमारगुप्त द्वितीय, फिर है वैश्यगुप्त, और सबसे लास्ट में आते हैं विष्णुगुप्त। ठीक है, इस प्रकार से जो है गुप्त वंश पूरा समाप्त होता है। नेक्स्ट कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट शब्दावलियों को देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूछा जाता है अष्टकुलाधिकरण किसे कहते हैं? तो याद रखिए गांव का प्रशासन प्रशासन जो था वो अष्टकुलाधिकरण के माध्यम से इसे देखा जाता था। ठीक है। महाप्रतिहार राजमहल व गुप्तचर राजाओं की रक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है। दंडनायक वर्तमान के जो न्यायाधीश हैं उन्हें दंडनायक तत्कालीन समय में जाना जाता था दंडनायक के नाम से। कुमारामात्य राजकुमारों को कुमारामात्य के नाम से जाना जाता था। महासंधि विग्राहक विदेश मंत्री या युद्धघात। ठीक है, इसके जो होते थे प्रमुख होते थे। ठीक है, महासंधि विग्राहक कि किसके साथ संधि करनी है किसके साथ दोस्ती करनी है। ठीक है, इसका निर्णय महासंधि विग्राहक करते थे। पुस्तपाल ये सचिवालय का प्रमुख होता था पुस्तपाल, और सर्वाध्यक्ष जो होता था वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त के जैसा इसका काम हुआ करता था। ठीक है, सर्वाध्यक्ष का। तो इस प्रकार गुप्त काल जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, ठीक है, वो सभी समाप्त हुए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम हर्षवर्धन के बारे में विस्तार तौर पे चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच।